गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीके नर्सिंग एकेडमी। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का सेशन और स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस हम 2 क्लास में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे आपके साथ। आज और कुछ नए क्वेश्चन के साथ आए जो आपके अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। फटाफट जुड़ जाइए सभी। गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम। पहला क्वेश्चन आपका, नॉर्मल पोर्टल वेन प्रेशर इज, ऑप्शन ए दे रखा आपका 0 से 15 mm ऑफ एच जी, ऑप्शन बी दे रखा 5 से 10 mm ऑफ एच जी, ऑप्शन सी दे रखा 70 से 100 mm ऑफ एच जी एंड ऑप्शन डी दे रखा 1 to 2 mm ऑफ एच जी। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा आपसे नॉर्मल पोर्टल वेन प्रेशर कितना है। नॉर्मल पोर्टल वेन प्रेशर, ये आपका पोर्टल वेन के अंदर ब्लड प्रेशर पूछ रहा है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता रहता है। नॉर्मल प्रेशर, पोर्टल वेन प्रेशर मीन्स पोर्टल वेन, मान लीजिए ये आपका पोर्टल वेन है, इसके अंदर प्रेशर कितना। पोर्टल वेन क्या करती है, जो भी आपका ये आपका लीवर, इसोफेगस, स्टोमक और इंटेस्टाइन वगैरह से कुछ मिसेंट्रिक वेन वगैरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें ड्रेन करती है, आपके पोर्टल वेन के अंदर। किसमें करती है, पोर्टल वेन के अंदर। पोर्टल वेन से फिर ये लीवर में जाता है, लीवर से फिर हिपेटिक वेन और हिपेटिक थ्रू के थ्रू इंफीरियर वेना कवा फिर आपके राइट एट्रियम तक जाता है, हार्ट में जाता है, जहाँ प्यूरिफिकेशन, वहां से फिर लंग्स और लंग्स से फिर प्यूरिफिकेशन होकर फिर बॉडी में सप्लाई होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि पोर्टल वेन के अंदर नॉर्मल प्रेशर कितना आता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका होगा 5 से 10 mm ऑफ एच जी। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 10 से 15 सेंटीमीटर ऑफ H2O। ठीक है, कई बार आपको ये पूछ सकता है कि ऑप्शन में ये भी देख सकता, लेस देन 5 mm ऑफ एच जी भी सही आंसर जा सकता है, वो आपको ऑप्शन देख के डिसाइड करना है। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन दे रखा मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर, ये भी काफी टाइम पूछ रखा है, 17 से 100 mm ऑफ एच जी। मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर, यानी मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर क्या होता है आपका, एवरेज प्रेशर। क्या होता है, एवरेज प्रेशर, ब्लड प्रेशर ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, मान लो नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका होता है 120/80 mm ऑफ एच जी। ठीक है, ये आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और ये डायस्टोलिक, इन दोनों का अगर एवरेज निकाले तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर। इसको निकालते कैसे हैं, इसके 2 फॉर्मूला है आपके। एक है आपका सिस्टोलिक प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन 3। ठीक है, और एक है डायस्टोलिक प्लस 1/3 इंटू पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर आपके इन दोनों का डिफरेंट, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर का डिफरेंट क्या बोलेगा, पल्स प्रेशर। क्या बोलेंगे अपन, पल्स प्रेशर। ठीक है, पल्स प्रेशर बराबर सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मान लो 120 आपका सिस्टोलिक और 80 है तो आपका 40 क्या आएगा, पल्स प्रेशर। अगर आप ये फॉर्मूला डाल के, ये सारी वैल्यू डाल के आप मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर निकालोगे तो आपका ये एवरेज आएगा, एवरेज आएगा 93.3 mm ऑफ एच जी के समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया पहले क्वेश्चन का, बी ऑप्शन आ गया 5 से 10 mm ऑफ एच जी। क्वेश्चन नंबर 2 देर का, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम कैन बी फाउंड इन ए पेशेंट डायग्नोज विद पाइलोरिक स्टेनोसिस। आपसे पाइलोरिक स्टेनोसिस के सिम्टम के बारे में पूछ रहा है कि एक पेशेंट है, उसको पाइलोरिक स्टेनोसिस डायग्नोस हुआ है। पाइलोरिक स्टेनोसिस मोस्टली किसमें, तो बच्चों में होता है 6 महीने से कम एज की एज वाले में। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा आपका हेमेटोहेमेसिस एंड वोमिटिंग, ऑप्शन बी दे रखा ब्लैक कलर स्टूल मेलिना, ऑप्शन सी दे रखा आपके एब्डोमिनल पेन, डायरिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ऑप्शन डी रहेगा आपको प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, परसिस्टेंट मास और चेंजेस इन पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। एक ऑप्शन को आपको डिस्क्राइब करता हूं। हेमेटोहेमेसिस मींस वोमिटिंग, ब्लड इन वोमिटिंग। हेमेटोहेमेसिस मींस ब्लड इन वोमिटिंग, इसके साथ ही ब्लड इन ब्लैक कलर स्टूल या मेलिना, यानी डार्क कलर का अगर स्टूल होता है उसको बोलेंगे मेलिना।
क्यों होता है? ब्लड से रिलेटेड ही होता है। ब्लड अगर अपर जीआई ट्रैक में अगर ब्लीडिंग है, अपर जीआई ट्रैक के अंदर ब्लीड हो रही है, तो जो स्टूल आएगा वो कैसा होगा? आपका डार्क। तो इससे आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अपर जीआई ट्रैक में ब्लीड हुई होगी। एक होता है आपका इससे रिलेटेड ही एक टर्म होती है हिमेटोसीजिया। क्या होती है? हिमेटोसीजिया। हिमेटोसीजिया। इसमें क्या होता है? फ्रेश ब्लड होता है स्टूल के अंदर, फ्रेश रेडिश कलर ब्लड स्टूल। इससे आप अनुमान लगाते हैं कि लोअर जीआई ट्रैक के अंदर ब्लीडिंग हुई होगी। ये आपका मान लीजिए जीआई ट्रैक है, इसोफेगस, स्टोमक, फिर इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह। तो अपर जीआई ट्रैक में अगर ब्लीडिंग हुई तो स्टूल में आता था ब्लड डार्क हो जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं मेलिना। सी ऑप्शन दे रखा आप एब्डोमिनल पेन, डायरिया और एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ठीक है, ये सारे सिम्टम आपको बाद में आप समझना। पहले मैं आपको पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि उसने पूछा आपसे पाइलोरिक स्टेनोसिस होता क्या? पाइलोरिक स्टेनोसिस फर्स्ट सेशन के अंदर ही मैंने बताया था। नेरोइंग स्टेनोसिस मीन्स आपकी नेरोइंग। क्या होता है? नेरोइंग। नेरोइंग किस में हो रही है? पाइलोरिक यानी पाइलोरस के अंदर। किसके अंदर हो रही है? पाइलोरस के अंदर। पाइलोरस आपका किसका पार्ट है? स्टोमक का। किसका पार्ट है? स्टोमक का। आपको एनाटॉमी तो आती होगी। मान लीजिए ये आपका है इसोफेगस, ठीक है, ये मैं आपका बना रहा हूं स्टोमक। ठीक है, ये स्टोमक, फिर ये ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह। ये हो गया आपका इसोफेगस। ये पूरा आपका है स्टोमक। स्टोमक के आपके 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4। पहला आपका कार्डिया। कार्डिया ये वाला पार्ट होगा जहाँ इसोफेगस है, इसोफेगस जहाँ से स्टोमक स्टार्ट होता है, ये वाला पार्ट होगा आपका कार्डिया। क्या होता है? कार्डिया। ये सबसे आपका स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्टोमक। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछ ले स्टोमक का सबसे छोटा पार्ट कौन है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोमक, तो आपका आंसर क्या जाएगा? कार्डिया। ठीक है। सेकंड आता फंडस। कौन सा पार्ट आता? फंडस। फंडस आपका ये पार्ट देख रहे हो ना, ये आपका जैसे इसोफेगस है, ये ऊपरा हुआ पार्ट इसोफेगस और कार्डिया का जो जंक्शन है, यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर होता है। इससे जो ये सुपीरियर पार्ट है इसको बोलते हैं फंडस। ठीक है, जो थोड़ा सा इसोफेगस है ऊपर की तरफ दिखा गया, हो गया फंडस। फिर आती है आपकी बॉडी। थर्ड पार्ट कौन सा आता? बॉडी। ठीक है, बॉडी आपका लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टोमक। क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टोमक। फिर आता है आपका पाइलोरस। कौन सा आता? पाइलोरस। पाइलोरस आपका सबसे लास्ट पार्ट होता है जो किसको कनेक्ट करता है? स्टोमक को ड्यूडेनम के साथ। किससे करता है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, यहीं पे होता है आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, तो होता क्या पाइलोरिक स्टेनोसिस में? पाइलोरस वाला पार्ट है ये नेरो हो जाएगा, तो क्या होगा? फूड आगे की तरफ जाएगा नहीं। ठीक है, मान लो पेशेंट ने, बेबी ने खाना खाया, फीड दिया आपने, अगर यहाँ तक तो आ जाएगा लेकिन पाइलोरस से आगे जाएगा नहीं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन तक जाएगा नहीं। तो होगा क्या? खाना जब आगे नहीं आएगा तो एक तो पेशेंट में होगा, सबसे पहले आगे नहीं जाता, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, तो पेशेंट को क्या होगा? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। क्या होगी? प्रोजेक्टाइल यानी फोर्सफुल वोमिट करेगा पेशेंट, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। सेकंड, अगर आप फीड करोगे बच्चों को, अगर खाना वाना खिलाओगे, तो यहाँ पे अगर आगे नहीं जाएगा तो यहीं पे आपको उबार सा मिलेगा, यानी पाल्पेबल मास मिलेगा आपको। पाल्पेबल मास मिलेगा। कैसा होगा? ओलिव शेप का। ठीक है, पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर कैसा मिलेगा? ओलिव शेप के अंदर मास मिलेगा एपिगेस्ट्रिक रीजन के अंदर। ठीक है। तीसरा, अगर आगे नहीं आएगा तो डायरिया वगैरह, स्टूल वगैरह पास नहीं होगा, तो हाथ के पास कुछ, अगर इंटेस्टाइन के पास होगा ही नहीं कुछ, तो वो क्यों काम करेगी? तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट डिक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पेरिस्टालसिस मूवमेंट डिक्रीज। पेरिस्टालसिस यहां से आपको दिखेगा नहीं, डिक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये 3P सिम्टम है जो आपके क्लासिकल सिम्टम है। किसके हैं? पाइलोरिक स्टेनोसिस के। इसके अलावा आपके क्या सिम्टम देखने को मिल सकता है? थोड़ा सा मैं इसको हटा रहा हूं। मोस्टली ये बेबी में होता है 6 महीने की कम एज। अगर मेल और फीमेल की भी अगर कंपेयर करें तो मेल में सबसे ज्यादा, मेल बेबी के अंदर ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है,
ये आपका इसोफेगस, ये आपका स्टोमक, फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मैं इसके साथ थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, सेकिंग वगैरह। ठीक है, मान लीजिए फूड यहाँ तक तो आ जाएगा, इसके आगे नहीं आएगा तो क्या क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस में। सिम्टम आपको क्या क्या देखने, सबसे पहले तो 3P। ठीक है, 3P आपका क्लासिकल सिम्टम है। इसके बाद बेबी में क्या देखने को मिल सकता है, अगर आगे नहीं जाएगा तो डिहाइड्रेशन। क्या देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्यों होगा, डिहाइड्रेशन क्योंकि वाटर का आपका एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा किसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो आपका होगा इलियम के अंदर। किसमें होगा, इलियम के अंदर, जो लास्ट पार्ट है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर वाटर का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर के साथ साथ न्यूट्रिएंट का भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सबसे ज्यादा आपका एब्जॉर्प्शन होता है। अगर इलियम की बात करूं तो इलियम में आपका विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन यही होगा। इससे पहले का पार्ट आता है जेजुनम, जेजुनम में आपके फोलिक एसिड का हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ और आपके ड्यूडेनम, इसके जेजुनम के अंदर ही आपका कैल्शियम का भी एब्जॉर्प्शन यही होगा। एल्कोहल है जो आपके सबसे ज्यादा किसमें ऑब्जर्व होता है, एब्जॉर्प्शन होता है एल्कोहल का 90% इसके अंदर, स्टोमक के अंदर। ठीक है, आगे नहीं आएगा तो न्यूट्रिएंट वगैरह का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो पेशेंट में क्या होगा, वेट लॉस। क्या होगा, वेट लॉस। ठीक है, वेट लॉस होगा। जब डिहाइड्रेशन होगा, रीनल ब्लड के अंदर, सर्कुलेशन के अंदर हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं होगा तो आपका यूरिन आउटपुट भी कम आएगा। क्या आएगा, यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बेबी क्राई क्राई, एब्डोमिनल पेन वगैरह होगा तो रोएगा भी। ठीक है, ये कुछ सिम्टम है जो आप कोरिलेट कर सकते हैं इन सब चीजों के द्वारा। पेरिस्टालसिस मूवमेंट आपके डिक्रीज हो जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या आएगा, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, परसिस्टेंस मास कैसा होगा, किस रीजन में होगा, क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, एपिगैस्ट्रियम, एपिगैस्ट्रियम रीजन में आपको देखने को मिल सकता है। ओलिव टाइप मास कैसा शेप होगा उसका, ओलिव टाइप। ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट में चेंज क्या आएंगे, वो डिक्रीज होंगे। क्या होंगे, डिक्रीज। ठीक है, पाइलोरिक स्टेनोसिस का राइट आंसर क्या हो गया आपके 3P क्लासिकल, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ ए लिम्ब a nursing officer should maintain in a patient who had undergone right hip prosthesis surgery। हिप रिप्लेसमेंट हो रखा किसी पेशेंट में तो पोस्ट ऑप में आप कौन सी पोजीशन दोगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। हिप रिप्लेसमेंट में मैंने बताया था सेकंड सेशन के अंदर आपको कि फीमर का हेड या एसिटाबुलन के अंदर, एसिटाबुलन या फीमर के हेड को रिप्लेस करते हैं आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस लगा के। ठीक है, उसको बोलते हैं हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। ऑप्शन ए दे रखा आपका एडक्शन, ऑप्शन बी दे रखा आपका एबडक्शन, ऑप्शन सी दे रखा फ्लेक्शन, ऑप्शन डी दे रखा आपका न्यूट्रल। ये कुछ पोजीशन है अपनी बॉडी की लिम्ब के अकॉर्डिंग, उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं, आपको इजी रहेगा। मान लीजिए ये कोई इंसान पेशेंट है। ठीक है, ये एक पर्सन है। ठीक है, या इसका हाथ। ठीक है, मान लीजिए इसके बॉडी को अगर अपन सेंटर से दो पार्ट में डिवाइड करें, इसको मान लीजिए आप मिड लाइन मानते हैं, अगर हम क्या मानते हैं, यानी यहां से ऐसा अगर बॉडी को अगर दो पार्ट में डिवाइड करें, इसको अगर मिड लाइन मान के अपन बात करें, पहला ऑप्शन दे रखा आपका एडक्शन। एडक्शन से आप याद रखना, एड मींस कुछ प्लस हो रहा है। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी का लिम्ब या हाथ या पैर कुछ भी पार्ट अगर मिड लाइन के टुवार्ड मूवमेंट कर रहा है, इसको पास में आ रहा, मूवमेंट ऑफ द लिम्ब टुवार्ड द मिड लाइन। ठीक है, अगर मिड लाइन के पास में अगर बॉडी लिम्ब का मूवमेंट हो रहा तो वो पोजीशन कौन सी आएगी, उसको क्या बोलेंगे अपन, एडक्शन। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ये होगा मेरा एडक्शन, मिड लाइन की तरफ पास में आना एडक्शन। एबडक्शन जस्ट ऑपोजिट ऑफ एडक्शन। एबडक्शन में क्या होगा, अवे फ्रॉम मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट लिम्ब अवे फ्रॉम मिड लाइन। ठीक है, मिड लाइन से दूर की तरफ अगर बॉडी लिम्ब का मूवमेंट हो रहा है, बॉडी लिम्ब का, तो उसको बोलेंगे अपन एबडक्शन। फ्लेक्शन, ये आपका फ्लेक्शन होगा। मान लो ये मेरा हाथ है, इसको मैं ऐसा करूंगा तो फ्लेक्शन हो रहा है, तो आपने क्या नोट किया होगा, जैसे मान लो ये 180 डिग्री का एंगल है, अगर मैं फ्लेक्स करूंगा तो यहाँ एंगल कम होगा। अगर किसी दो बॉडी पार्ट के बीच का अगर एंगल कम हो, एंगल क्या हो, अगर कम हो,
तो उस पोजीशन को अपन क्या बोलेंगे, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन के साथ एक होता है एक्सटेंशन। क्या होता है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मीन्स ऐसे, यानी बॉडी एंगल क्या होगा, दो बॉडी पार्ट के बीच इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट। न्यूट्रल आपका, जैसे चेयर पे बैठता आप न्यूट्रल पोजीशन, वो आपकी हो जाएगी न्यूट्रल पोजीशन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद पेशेंट को कौन सी पोजीशन रखेंगे, उसके लिम्ब की पोजीशन क्या रखेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा आपको एडक्शन, एबडक्शन, सॉरी एबडक्शन मीन्स, मान लीजिए पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है, ये इसके दोनों पैर है, इस पैर को कैसे रखेंगे अपन, एबडक्शन में रखेंगे, यानी मिड लाइन से थोड़ा सा दूर रखेंगे, इनके पैर को खोल के रखेंगे, ठीक है। पोजीशन कैसी होगी उसकी, सुपाइन। किस पोजीशन में रखेंगे अपन, सुपाइन पोजीशन में रखेंगे। इसके साथ साथ और क्या ध्यान रखोगे आप, इसके बीच में क्या लगोगे, पिल्लो। पिल्लो, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये पेशेंट है पोस्ट ऑप प्रोस्थेसिस, तो उसको सर्जरी एबडक्शन, एबडक्शन वाली पोजीशन दे रही है, इसके पैर को किस कंडीशन में रख रखा है, एबडक्शन वाली, तो इसके साथ आप वो क्या ऐड करोगे, तो आपको पिल्लो रखना दोनों पैरों के बीच में, ताकि दोनों पैर क्रॉस लेग नहीं हो, ठीक है, लेग क्रॉसिंग नहीं हो। लॉन्ग टाइम तक देखो पेशेंट को अगर सुपाइन पोजीशन में रहना भी डिफिकल्ट रहता है, अनकंफर्ट रहता है पेशेंट के लिए, तो अगर आपको सुपाइन पोजीशन नहीं देखे और दूसरा ऑप्शन दे दे आपको अनअफेक्टेड साइड लाइन, साइड लाइन, अनअफेक्टेड साइड लाइन। मान लीजिए पेशेंट को राइट हिप सर्जरी हो रखी है, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, आपको किसको देनी है, आपको लेफ्ट लेटरल देना, और वही सेम कंडीशन दोनों पैरों के बीच पिल्लो रखना। अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछ ले कौन सा पोजीशन नहीं देंगे, तो आपको प्रोन पोजीशन नहीं देनी। कौन सी नहीं देनी, प्रोन पोजीशन नहीं देनी। और सेकंड, अगर पेशेंट के अगर ये दोनों नी है, मान लो इसको फ्लेक्स करके पिल्लो, यानी नी के नीचे पिल्लो भी नहीं रखना, ठीक, ये दो चीजें आपकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगी। तो हम हिप रिप्लेसमेंट पेशेंट में पोस्ट ऑप में कौन सी देंगे सर्जरी, लिम्ब को कौन सी पोजीशन में रखेंगे हम, एबडक्शन वाली कंडीशन में, ठीक है, यानी मिड लाइन से थोड़ा सा खोल के रखेंगे, दूर रखेंगे उनको। देखिए इसको आप कैसे समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए ये आपका एसिटाब्यूलम है और ये आपका फीमर का हेड है, ठीक है, ये आपका फीमर का हेड है। अगर आप मान लीजिए लिम्ब को अगर एडक्शन में करोगे मिड लाइन की, तो फीमर का हेड क्या आउटवर्ड मूवमेंट करेगा, तो डिसलोकेट होने के चांसेस रहता है। तो क्या करते हैं, इसको पैर को ऑपोजिट, यानी थोड़ा आउटवर्ड मूवमेंट करके, ताकि ये एसिटाबुलम की तरफ ही मूव करे, ठीक है, ये मेन रीजन यही होता है, इसलिए इसको किस में रखता है, एबडक्शन वाली पोजीशन में। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, न्यूनेट ऑफ ए डायबिटिक मदर इज एट रिस्क फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक डायबिटिक मदर है, उसके बेबी में क्या क्या रिस्क है, यानी डिलीवरी के बाद बेबी में क्या क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या कंडीशन डेवलप हो सकती है अगर मदर को डायबिटीज हो प्रेगनेंसी के टाइम, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा आपको हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी दे रखा आपके हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन सी आपके दे रखा हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन डी दे रखा आपका हाइपर बिलुरिनिज्म, ठीक है। एक एक कंडीशन को हम डिस्क्राइब करेंगे। हाइपोग्लाइसीमिया ये आपके नियोनेट में होने के चांसेस रहता है अगर मदर को डायबिटीज है। क्यों होगा, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर के अंदर डायबिटीज मेलाइटस है, तो मदर क्या लेगी, मदर में कौन सी कंडीशन होगी, हाइपरग्लाइसीमिया। कौन सी होगी, हाइपरग्लाइसीमिया। तो मदर को हम क्या देंगे, इंसुलिन देंगे, क्या देंगे, इंसुलिन, ठीक है। और ग्लूकोज, अगर मदर के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा, तो वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी के ब्लड के अंदर जाएगा, ठीक है, बेबी के ब्लड में क्या जाएगा, ग्लूकोज आएगा मदर का, तो बेबी के ब्लड का कंडीशन क्या रहेगी, हाइपरग्लाइसेमिक रहेगी। कौन सी रहेगी, हाइपरग्लाइसेमिक। बट जस्ट आफ्टर डिलीवरी क्या होगा, आपके मदर का तो ब्लड सर्कुलेशन आपका कनेक्शन टूट जाएगा, ठीक है, तो बेबी के अंदर ग्लूकोज का लेवल तो हाई रहेगा, और एम्ब्रियोनिक पीरियड में अगर हाई रहेगा, तो बेबी का पेंक्रियाज क्या करेगा, स्टिमुलेट होता रहेगा हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल की वजह से, तो वो ज्यादा इंसुलिन सिक्रेट करता रहेगा। इंसुलिन का सिक्रेशन क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा पेंक्रियाज किसका, बेबी का। तो जस्ट आफ्टर डिलीवरी आपका क्या होगा, जब मदर का ब्लड सर्कुलेशन सेपरेट हो जाएगा, तो बेबी के अंदर हाइपरग्लाइसेमिया रहेगी, इंसुलिन ज्यादा टाइम तक रहेगा बॉडी के अंदर, बेबी का पेंक्रियाज इंसुलिन सिक्रेट करता रहेगा, तो वो क्या करेगा, एक सडनली हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन कोज कर सकता है, ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन कोज कर सकता है। तो एक सेकंड कारण ये भी हो सकता है कि बेबी क्या होता है कि बेबी के अंदर लीवर के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतना ग्लाइकोजन स्टोर करके रखते हैं, ताकि हाइपोग्लाइसेमिया वाली कंडीशन में भी वापस रिवर्ट हो सके, उसके ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर सके, लेकिन नहीं होता, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दे रखा आपके हाइपोकैल्सीमिया, ये भी आपके न्यूबॉर्न बेबी में होने के चांसेस रहते हैं। क्यों रहते हैं कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी बेबी का एंडोक्राइन सिस्टम भी इतना मैच्योर नहीं होता, तो पैराथायराइड हार्मोन
अर्ली सिंथेसिस नहीं होता, थोड़ा सा उसमें डिले हो सकता है, तो इस कंडीशन में भी हाइपोकैल्सीमिया होता है। और एक कारण हो रहा है कि थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या, तो मदर के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का मेटाबॉलिज्म पुअर होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी हाइपोकैल्सीमिया बेबी में देखने को मिल सकता है। हाइपरग्लाइसेमिया, ये आपके ऑप्शन रॉन्ग होगा, बेबी के अंदर हाइपरग्लाइसेमिया नहीं होगा। हाइपरबिलुरिज्म ये भी होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपके क्या होगा, पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया यानी आरबीसी का लेवल बेबी के अंदर बढ़ेगा। इंक्रीज इन इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस इन बेबी, ठीक है। क्यों होगा, डायबिटिक मदर है तो क्या होगा, ज्यादा ग्लूकोज वगैरह की सप्लाई होगी और बेबी के ऑर्गन को भी अगर एनर्जी ज्यादा मिल रही तो ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, तो जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई होगी उतनी होगी, हाइपोक्सिक कंडीशन डेवलप होगी। हाइपोक्सिक कंडीशन से ये आपके बोन मेरो ट्रिगर होगी और वो ज्यादा से ज्यादा इरिथ्रोपोइसिस करेगी, यानी आरबीसी का लेवल बढ़ा देगी, ठीक है। अगर आरबीसी का लेवल आपका ज्यादा बढ़ेगा तो उसके साथ आरबीसी का डिस्ट्रक्शन भी ज्यादा होगा, और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता था बिलिरुबिन वगैरह रिलीज होता है, आपको पता ही होगा। तो इसके लिए क्या होगा, बेबी के अंदर हाइपर बिलिरुबिज्म, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ गया आपका सी, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। हाइपरग्लाइसेमिया डायबिटिक मदर के बेबी के अंदर नहीं होगा, ठीक है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ए नर्सिंग ऑफिसर मस्ट नोट द डेट, टाइम ऑफ कलेक्शन एंड मस्ट बी अवेयर दैट पैक्ड आरबीसी कैन बी स्टोर अप टू। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आरबीसी को आप कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हो। ऑप्शन ए दे रहेगा आपका 25 डेज, ऑप्शन बी दे रहेगा आपका 35 डेज, ऑप्शन सी दे रहेगा आपका 40 डेज, ऑप्शन डी दे रहेगा आपका 55 डेज। पीआरबीसी, पैक्ड रेड ब्लड कार्पल्सियन सेल, इसको आप कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन है, या ब्लड से भी आपका थोड़ा बहुत क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए हम ब्लड की अगर बात करें तो मैं आपको थोड़ा बहुत हल्का सा ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं कोरिलेट करने की कोशिश करूंगा। ब्लड सेल के अंदर आपका सबसे पहला था डब्ल्यूबीसी, फिर आ गई आपकी आरबीसी और प्लेटलेट्स। क्या हो गई, प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी को यूजुअली स्टोर नहीं करते हैं ना, उसको पेरेसिस करके सेपरेट किया जाता है ब्लड से, मोस्ट ऑफ क्या जाता है होल ब्लड, ठीक है, ठीक है। होल ब्लड हो गया आपका, पीआरबीसी हो गया पैक्ड रेड ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है। देखिए आप होल ब्लड को आप है ना 35 डेज तक स्टोर कर सकते हैं ब्लड बैंक में, कितने दिन तक, 35 डेज तक। पीआरबीसी को आप कर सकते हो 42 डेज तक। तो इसका राइट आंसर तो आपको मिल ही गया होगा, सी इसका राइट आंसर जाएगा। प्लेटलेट्स को आप 5 से 7 दिन तक कर सकते हो, 5 से 7 दिन तक। प्लेटलेट्स को आप रूम एयर पे स्टोर कर सकते हो, इसके लिए फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी 22 से 24 डिग्री अगर सेल्सियस रूम टेम्परेचर है तो आप उस पर स्टोर कर सकते हो 5 से 7 दिन तक। जितना फ्रेश प्लेटलेट होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। एक यूनिट अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो आपसे 50 से 70 ml उसके अंदर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अगर एक यूनिट किसी पेशेंट को अगर प्लेटलेट चढ़ाओगे तो 5 से 10,000 उसके अंदर सेल बढ़ने के चांस रहते हैं पर क्यूब mm, ठीक है, इतने बढ़ने के चांस रहते हैं। पीआरबीसी आपके 250 ml के समथिंग एक बैग होता है, ठीक है। इसको आप 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, 6 डिग्री सेल्सियस तक, कितने अगर एवरेज पूछे तो आपको 4 डिग्री सेल्सियस तक आप 42 डेज तक स्टोर कर सकते हो, ठीक है। पीआरबीसी में क्या होता है, ये भी होल ब्लड से ही आपका निकल आ जाता है। मैं अगला पेज ले जाता है, आपको एक एक चीज समझाता हूँ। पीआरबीसी भी क्या करता है, ये भी किससे होता है, होल ब्लड से ही आपका पीआरबीसी क्रिएट किया जाता है। होल ब्लड में आपके क्या हो जाता है, ब्लड सेल हो जाएगी आपकी, ब्लड सेल्स में आपके डब्ल्यूबीसी आरबीसी हो जाएगी, साथ में प्लाज्मा हो जाएगा और साथ में क्लोटिंग फैक्टर, ये सब का कॉम्बिनेशन है, तो वो क्या होगा, होल ब्लड, ठीक है। इसके बेग के अगर बेग के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या करते हैं, इसमें प्लाज्मा अगर होल ब्लड से प्लाज्मा 60 से 70% अगर हटा दे, पीछे जो बचता है उसको अपन क्या बोलेंगे, पीआरबीसी। पीआरबीसी कुछ नहीं, होल ब्लड का एक पार्ट होता है, उसमें से प्लाज्मा थोड़ा कम होता है, ठीक है। प्लाज्मा उसको हटा लिया जाए, ज्यादातर क्वांटिटी किसके, ब्लड सेल उसमें ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। ब्लड सेल्स की मात्रा पीआरबीसी के अंदर ज्यादा होती है, ठीक है। वापस अपन मूव करते हैं, ब्लड, होल ब्लड, ठीक है। पीआरबीसी और थर्ड वन आपका प्लेटलेट्स के बारे में मैंने बता दिया। इसको आप कर सकते हो 35 डेज तक, 35 डेज तक सेम पीआरबीसी की तरह इसका टेम्परेचर होना चाहिए 1 से 6 डिग्री सेल्सियस तक। आप 35 डेज तक इसको स्टोर
कर सकते हो, ठीक है। अगर देने का टाइम पूछ ले कि पीआरबीसी होल ब्लड कितने टाइम तक अपन को इन्फ्यूज करना है, तो 2 से 4 घंटे, 2 से 4 घंटे के अंदर इसको ओवर इन्फ्यूज करना। फास्ट नहीं देना। फास्ट आप क्या दे सकते हो? प्लेटलेट्स। क्या दे सकते हो? प्लेटलेट्स है जो आप पेशेंट के अंदर 15 से 20 मिनट के अंदर या 30 मिनट्स के अंदर अंदर आप ट्रांसफ्यूज कर सकते हो, यानी स्पीड ट्रांसफ्यूज कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि प्लेटलेट्स के ऊपर आरएच एंटीजन आपका नहीं होता। आरएच एंटीजन किसके ऊपर होता है? आरबीसी की सरफेस पे। कहाँ पे होता है? आरबीसी की सरफेस पे। तो ये भी इनकॉम्पेटिबिलिटी होने के चांसेस नहीं आते, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूज रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। आरएच एंटीजन आपका होता है, आरएच एंटीजन या जो पॉजिटिव जो नेगेटिव आप बोलते हो ना एंटीजन एंटीबॉडी, वो किस पे रिप्रेजेंट रहती है? आरबीसी की सरफेस पे, ठीक है। तो प्लेटलेट्स को अपन ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। प्लेटलेट्स के साथ ही आपको कई बार पूछ लेते हैं, एक होता एसडीपी और एक होता आरडीपी, है ना। ये रैंडम डोनर प्लेटलेट्स और ये सिंगल एसडीपी और आरडीपी, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स और रैंडम डोनर प्लेटलेट्स। नाम से पता लग रहा होता है सिंगल में किसी एक पेशेंट का प्लेटलेट्स निकाल के किसी पेशेंट में, सेम पेशेंट में दूसरे पेशेंट में ट्रांसफ्यूज करना। उसको क्या, अगर सिंगल पेशेंट की प्लेटलेट्स है पूरी तो उसको बोलेंगे सिंगल डोनर, और अगर अलग अलग पेशेंट का ब्लड लेके उससे से प्लेटलेट्स को सेपरेट करके एक यूनिट बना के अगर किसी पेशेंट को ट्रांसफर, उसको बोलेंगे रैंडम डोनर प्लेटलेट्स, ठीक है। क्योंकि प्लेटलेट्स तो अपन चढ़ा ही सकते हैं, जब आरएच एंटीजन वगैरह नहीं होता तो रिएक्शन होने के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि आरबीसी पीआरबीसी को आप कब तक स्टोर कर सकते हैं, अपन कितने दिन तक कर सकते हैं? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके साथ ही ब्लड से रिलेटेड आपके और क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? मान लीजिए आप किसी पेशेंट को ब्लड लगा रहे हो, ज्यादातर पूछते हैं कैनुला की साइज वगैरह, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया, आप पहले प्रायोरिटी क्या दोगे, नर्सिंग प्रायोरिटी, ये वो, ये क्वेश्चन इस टाइप के आपका नर्सिंग से रिलेटेड ज्यादा पूछते हैं। तो उसके बारे में हल्का सा आपको, क्योंकि अपन क्वेश्चन पढ़ने, आपका पैटर्न भी यही रहना चाहिए कि पढ़ने के साथ साथ आपके जो भी माइंड में हो थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहो, ताकि आपका रिकॉल भी होता रहे और क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, आपको 2 से 4 घंटे के अंदर इसको ट्रांसफ्यूज करना, ठीक है। ब्लड बैंक से आप ब्लड बैंक से ब्लड मंगवा रहे हो तो 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करना है। 30 आधे घंटे के अंदर अंदर ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करना। अगर पेशेंट की कंडीशन अगर नहीं है, मान लो ओटी के अंदर मंगा लिया, किसी कंडीशन मंगा लिया, पेशेंट को आप ट्रांसफ्यूज नहीं कर रहे हो 30 मिनट के अंदर, तो आपको क्या करना, पेशेंट के ब्लड को किसको वापस ब्लड बैंक में रिटर्न करना। अगर 30 मिनट के बाद है तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। सेकेंड, आईवी एक्सिस मोस्टली पेरिफेरल, पेरिफेरल में आपके 16 नंबर का या फिर 18 नंबर का कैनुला आप यूज करते हो, ठीक है। आपका ग्रे कलर का या फिर ग्रीन कलर का, ठीक है। ये बहुत बार पूछता है कि ग्रे कलर का कैनुला की अगर किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उसको ज्यादा ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना, आप तो कौन से गेज का कैनुला यूज करोगे? तो उसका आंसर क्या जाएगा आपका? ग्रे कलर का, यानी 16 नंबर गेज का आप कैनुला यूज करोगे। 18 का भी यूज कर सकते हो। कैनुला की साइज पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आपको पता ही होगा, सब कुछ डिस्कस कर ही रखा। सेकेंड, ब्लड ट्रांसफ्यूज आपने मान लो स्टार्ट कर दिया किसी पेशेंट में, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूज आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और पेशेंट को आपको 10 से स्टार्टिंग के जो 10 से 15 मिनट है उसको आपको स्लो एडमिनिस्ट्रेशन करना, ब्लड को धीरे धीरे चढ़ाना, क्योंकि अगर कोई रिएक्शन वगैरह होगी तो इमीडिएट आपको पता लग जाएगी। आप स्टार्टिंग में अगर फास्ट कर दोगे तो ब्लड अगर ज्यादा जाएगा तो ज्यादा हार्मफुल हो सकता है पेशेंट का, अगर उसमें रिएक्शन वगैरह कुछ होती है तो, ठीक है। सेकेंड आपको नोट करना, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही है, कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं ब्लड, मान लीजिए ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इसको एलर्जिक हो रहा, पेशेंट आपको कंप्लेन करेगी मुझे इचिंग हो रहा, या उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़े, फीवर आ रहा हो पेशेंट को, ठीक है, वोमिट कर रहा हो, ठीक है, मलेज टाइप लग रहा हो या उदास उदासा लग रहा हो, ठीक है। अगर यूरिन के अंदर हिमेचूरिया हो रहा है, यानी यूरिन के अंदर पेशेंट यूरिन कर रहा है, यूरोबैग वगैरह, उसके अंदर भी नोट करना ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाते टाइम कि उसके अंदर कहीं ब्लड वगैरह तो आने नहीं लग गया, क्योंकि अगर हिमोलाइसिस रिएक्शन वगैरह मान लो आपने पॉजिटिव वाले को नेगेटिव चढ़ा दिया, कुछ हो गया तो अंदर क्या करेगा, आरबीसी डिस्ट्रक्शन वगैरह ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी, ये भी इनकॉम्पेटिबिलिटी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा और हिमोलाइसिस वाली कंडीशन पैदा हो जाएगी। क्या हो सकता है? हिमोलाइसिस, ठीक है। इसके साथ साथ फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है पेशेंट को, ब्लड ओवरलोड और डिस्पनिया हो सकता है पेशेंट को। क्या हो सकता है? डिस्पनिया, पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये कुछ
ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इन चीजों का आपको ध्यान रखना, ठीक है। मान लो किसी पेशेंट में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गई, पेशेंट कंप्लेन करा कि मुझे फीवर आ रहा है या उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ, आपने नोट किया उसके शरीर पर रेड चकते आ गए, चिल्लीज यानी रेड स्पॉट बन रहे हैं, तो आपका इमीडिएट एक्शन क्या होगा? सबसे पहले आप करोगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करोगे। क्या करोगे? फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा क्या करनी? स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। बीटी सेट का जो रोलर होता है उसको अप डाउन करके स्टॉप कर देना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को इमीडिएटली स्टॉप करना, ठीक है। स्टॉप इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। सेकेंड क्या करोगे आप? सेकेंड उस आईवी लाइन के अंदर आप क्या करोगे? नॉर्मल सलाइन, बीटी सेट के अंदर नॉर्मल सलाइन आप स्टार्ट करोगे 0.9%। किस लिए करोगे? कि आईवी लाइन को पेटेंट रखने के लिए। मान लो ज्यादा रिएक्शन हो गई पेशेंट की तो कोई दूसरी मेडिसिन, अगर कैनुला वगैरह ब्लॉक हो गए तो इमीडिएटली आप कैनुला वगैरह लगाने में दिक्कत होती है, तो उसको पेटेंट रखने के लिए हमेशा आप क्या करोगे? सेकंड प्रायोरिटी दोगे, आईवी लाइन को क्लियर रखने के लिए पेशेंट में 100 ml का एनएस स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। थर्ड करोगे आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करोगे, भाई साहब डॉक्टर साहब को बुलाओगे इमीडिएटली कि सर इसमें ये रिएक्शन हो रही है, पेशेंट कंप्लेन कर रहा कि मुझे फीवर हो रहा है और वोमिटिंग वगैरह हो रही है, सही नहीं लग रहा, ठीक है। फोर्थ वन आपको पूछ ले तो आपको पेशेंट की हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करने के बाद, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर आपको पेशेंट की पोजीशन देनी है, ठीक है। पोजीशन आपको सेमी फाउलर दे सकते हो, पेशेंट का हेड अप करना क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह नहीं हो और उसको ब्रीथिंग डिस्पने वगैरह हो तो उससे भी रिलीफ मिले, ठीक है। सेकंड फोर्थ प्रायोरिटी आपको रहेगी पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा इसका 40 दिन तक आप पीआरबीसी को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीएनए वायरस। 4 ऑप्शन दे रहे कि इसमें से एक पूछ रहा है कि एक है जो डीएनए वायरस है, बाकी सारे आरएनए वायरस है। हेपेटाइटिस ए ऑप्शन बी दे रखा, हेपेटाइटिस बी ऑप्शन सी दे रखा आपका, हेपेटाइटिस सी एंड ऑप्शन डी रहेगा आपका हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस बी है जो डीएनए वायरस है, बाकी सारे कौन से हैं? ए सी डी और कौन सा है? आरएनए। कौन सा? आरएनए। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। बी सी डी ये आपके किससे फैलते हैं? आपको पेरेंटल रूट से फैलते हैं, यानी ब्लड के कांटेक्ट में आने से फैलते हैं हेपेटाइटिस। और ये कौन सा किससे फैलता है? आपके फिको ओरल रूट से, ठीक है, फिको ओरल रूट से, ठीक है। ये आपका एक्यूट हो सकता है, हेपेटाइटिस ए कैसा होगा? हमेशा एक्यूट होगा। बी है जो आपका एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है, लंबे टाइम तक आप वैसा होगा डायग्नोज नहीं हो पेशेंट में, सिम्टम बाद में से हो, एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक इमीडिएट भी हो सकता है। सी भी आपका हमेशा एक्यूट होगा, क्रोनिक बहुत कम होता नहीं है। और डी आपका एक्यूट और क्रोनिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा हेपेटाइटिस बी आपका डीएनए वायरस है, बाकी सारे आरएनए वायरस है। क्वेश्चन नंबर 7 है नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विथ स्वाइन फ्लू एंड सी हैज टू गिव द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द स्वाइन फ्लू एंड इट इज। स्वाइन फ्लू की ड्रग ऑफ चॉइस आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए दे देगा आपका साइक्लोविर, ऑप्शन बी दे देगा आपका एडिबोफिर, ऑप्शन सी दे देगा सिडोबोफिर एंड ऑप्शन डी रहेगा ओसेल्टामिविर। काफी टाइम पूछ चुका है ये एम्स और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर इसका होगा डी होगा। देखो ये साइक्लोविर ये भी आपके एंटीवायरल है, बट एंटीवायरल ड्रग है, ये आपके हर्पिस वगैरह में देते हैं, हर्पिस या स्मॉल पॉक्स वगैरह में। एडिबोफिर आपकी हेपेटाइटिस बी के अंदर देता है, ये भी एंटीवायरल है, हेपेटाइटिस बी के अंदर, हेपेटाइटिस बी के ट्रीट में आपके देते हैं एडिबोफिर। सिडोफिविर ये भी एंटीवायरल है, लेकिन ये आई वाले इन्फेक्शन में देते हैं। किस में देते हैं? आई इन्फेक्शन, रेटिनाइटिस वगैरह करके पेशेंट को हो गया है तो क्या देंगे? सिडोफिर। ओसेल्टामिविर ये आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है स्वाइन फ्लू की, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्वाइन फ्लू, ठीक। ये टेमी फ्लू के नाम से आती है, किससे नाम ब्रांड नेम भी पूछ ला आपको कभी तो टेमी फ्लू, ठीक है। 5 दिन का कोर्स है, 5 डेज तक इसको देते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो टेमी फ्लू या फिर ओसेल्टामिविर ड्रग ऑफ चॉइस इज फॉर स्वाइन फ्लू, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो गया डी। स्वाइन फ्लू की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? ओसेल्टामिविर या फिर टेमी फ्लू। क्वेश्चन नंबर 8 nurse has to counseling a pregnant lady regarding perpurium. She has to suggest the patient the normal duration of perpurium. Which is the following normal duration of perpurium? ठीक है, देखो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन है उसको डिस्कस करके इसके साथ साथ जो भी कम टाइम है आपको ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। परप्यूरियम पूछ रहा है, परप्यूरियम का टाइम पीरियड कितना होता है डिलीवरी के? परप्यूरियम क्या होता है? डिलीवरी के बाद का पीरियड डिलीवरी के बाद के कहां से? प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद। किसकी? जब मदर की डिलीवरी का प्लेसेंटा की डिलीवरी होने के बाद का 6 वीक तक का जो टाइम पीरियड होता है
पोस्टपार्टम का वो होता है आपका परप्यूरियम पीरियड। ठीक है, तो 6 वीक आपका राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर है 42 डेज, 42 डेज। ठीक है, परप्यूरियम वाली कंडीशन में क्या होगी, प्रेगनेंसी के अंदर जो भी चेंजेज होते हैं जेनिटल ऑर्गन के अंदर, वो परप्यूरियम वाले पीरियड में क्या होगी, नॉन प्रेग्नेंट वाली कंडीशन में वापस आएंगे। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में या फिर आपको नॉन प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में, जैसे आपका यूट्रस वगैरह है, ओवरी वगैरह है, सब यूट्रस के साइज वगैरह वापस यूट्रस इनोलेशन वगैरह जो भी फैट वगैरह डिपोजिट होगा उन सबका बॉडी वेट वगैरह मदर का कम होगा परप्यूरियन वाली पीरियड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर फंक्शनिंग ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी इन द प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रन इज कॉज। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ज्यादा फंक्शन कर रही, हाइपर फंक्शनिंग कर रही है, तो चिल्ड्रन के अंदर क्या कोज कर सकती है। एंडोक्राइन तो आपने खूब पढ़ा ही होगा, एंडोक्राइन के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट है वही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, पिट्यूटरी के अपन दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है, अगर इसके फंक्शन कम हो रहे हैं तो हाइपो वाली कंडीशन होगी, जो भी इससे हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो कम मात्रा में रिलीज होंगे, और अगर ज्यादा हो रही है हाइपर फंक्शनिंग कर रही है तो इंक्रीज होंगे इनके सिक्रेशन वगैरह। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को आपको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ हार्मोन के बारे में डिस्कस, उसके बाद आपको इजी रहेगा ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने में। ठीक है, मैं आंसर की तरफ डायरेक्ट मूव नहीं कर रहा हूँ। एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो आपको कौन कौन सा हार्मोन ये सिक्रेट करता है, नंबर 1 आता है आपका ग्रोथ हार्मोन, क्या आता, ग्रोथ हार्मोन, या फिर इसको ही बोलते हैं आप सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन सॉरी। सेकंड आता है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, फिर आता फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जितने भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो लगभग एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज होते हैं। इसके साथ साथ आपका आता है एसीटीएच, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, और पोस्टीरियर की बात करें तो मेनली ये दो हार्मोन ही सिक्रेट करते हैं, एक तो एंटीडायरेटिक हार्मोन एडीएच और दूसरा आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इन हार्मोन का भी बेसिक रिव्यू में आपको थोड़ा सा दे देता हूँ, ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा। ग्रोथ हार्मोन है जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज कहाँ एक्ट करता है, ये आपकी बोन और मसल्स पे, कहाँ करता है, बोन और मसल्स पे। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी ज्यादा फंक्शन करिए मींस आपका ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा मतलब बोन और मसल की ज्यादा ग्रोथ होगी, इनके ऊपर ज्यादा एक्ट करेगा। ठीक है, तो साइज वगैरह बॉडी की इंक्रीज होगी। दूसरा आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, टीएसएच का क्या काम रहता है, ये थायराइड फॉलिकल पे काम करके, थायराइड ग्लैंड के जो फॉलिकल होते हैं थायराइड फॉलिकल पे एक्ट करता है, उनको ट्रिगर करता है कि भाई साहब T3 और T4 रिलीज करो। थायरोक्सिन और थायराइड हार्मोन T3 और T4 हार्मोन रिलीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टीएसएच। ये सारा हार्मोन भी है ना हाइपो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर एक्ट करता है। जैसे मान लो आपका हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, तो क्या करेगा, जैसे आपका ये एपीओ सिस्टम होता है, एचपीओ सिस्टम मान लीजिए ये आपका हाइपोथैलेमस होगा, हाइपोथैलेमस ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड और ये आपकी कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो मान लीजिए किसी हार्मोन का यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड, मान लीजिए थायराइड की बात करूं मैं, थायराइड ग्लैंड T3 और T4 का सिक्रेशन कम कर रही है, यानी ब्लड के अंदर T3 और T4 का रिलेजन जो रेशियो है वो कम है, कम मात्रा में सिक्रेट हो रही है। ठीक, इनकी मात्रा कम है, तो क्या करेगा, यहाँ से हाइपोथैलेमस के पास जाएगा नेगेटिव मैसेज की भाई साहब T3 T4 कम है, तो ये क्या पॉजिटिव मैसेज देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्या मैसेज देगा, ये रिलीज करेगा आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगी, और ये करेगा आपका थायराइड के ऊपर ग्लैंड एक्ट करके फिर T3 T4 रिलीज करेगी। ठीक है, सेम इसका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ये आपके ओरी के ऊपर एक्ट करेगा, जो आपको किसको करेगा, प्रीमोडियल ग्राफिन फॉलिकल, उनको मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट करने का काम करेगा एफएसएच। ल्यूटिनाइजिंग क्या करेगा, ग्राफिन फॉलिकल को ट्रिगर करेगा ओवुलेशन के लिए। ठीक है, अगर ओवुलेशन हो गया तो उसके बाद ये कार्पस ल्यूटियम के ऊपर एक्ट करेगा प्रोजेस्टेरोन वगैरह रिलीज करने के लिए। ठीक है, और जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है वो हमेशा एस्ट्रोजन रिलीज करेगी, क्या करेगी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन करेगी लेकिन कम मात्रा में करेगी। ठीक है, फिर आता है एसीटीएच एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक, ये आपके करता है, एसीटीएच आपके करता है एडिनल ग्लैंड पे, किस पे करता है एक्ट, ये एडिनल ग्लैंड पे। ठीक है, एडिनल ग्लैंड एडिनल कोर्टेक्स पे, मेडुला और कोर्टेक्स के दो पार्ट है, तो एडिनोकोर्टिकोइड ये कोर्टेक्स पे एक्ट करेगा और मिनरल कोर्टिकोइड ग्लूकोकोर्टिकोइड और एंड्रोजन वगैरह को रिलीज करने के लिए ट्रिगर करेगा। ठीक है, अगर एसीटीएच की अगर हाइपर पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अगर ज्यादा काम करिए मींस एसीटीएच
ज्यादा मात्रा में होगा। तो उस कंडीशन में कौन सी बीमारी हो सकती है आपकी? क्वेश्चन डिजीज। कम मात्रा में हो रहा था आपका एडिशन डिजीज। कौन सी हो सकती है? एडिशन डिजीज। सेम ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा मात्रा में हो तो बच्चों में अगर हो रहा तो उसको बोलेंगे गिगेंटिज्म। चिल्ड्रन के अंदर हो रहा तो गिगेंटिज्म, और सेम कंडीशन अगर एडल्ट के अंदर हो तो उसको बोलेंगे एक्रोमेगाली। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर तो पहुंच ही गए होगे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए। ठीक है, क्योंकि बच्चे में पूछ रहा है तो आपको राइट आंसर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा और क्या कोज करेगा? गिगेंटिज्म। ठीक है, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ सोल्यूशन कोज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा? क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाटर का शिफ्टिंग कौन सा सॉल्यूशन देने से सेल से प्लाज्मा की तरफ होगा। मान लीजिए ये प्लाज्मा है, इसके अंदर सारा प्लाज्मा, ये अंदर ब्लड सेल है, मान लो एग्जांपल के तौर पे। आप कौन सा फ्लूइड दोगे ताकि सेल के अंदर का फ्लूइड वाटर है वो प्लाज्मा के अंदर आ जाए? ऑप्शन ए दे रखा आपका एल्केलाइन, ऑप्शन बी दे रखा आइसोटोनिक, ऑप्शन सी दे रखा आपका हाइपोटोनिक, और ऑप्शन बी दे रखा डी दे रखा आपका हाइपरटोनिक। तो इसका आपका राइट आंसर जाएगा हाइपरटोनिक। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दोगे इसमें पेशेंट को 3% NS वगैरह, तो क्या करेगा वो? सेल से जो वाटर वगैरह है उसको प्लाज्मा की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर शिफ्ट होगा। ठीक है, ऑस्मोसिस वगैरह आप पढ़ोगे तब उसमें पढ़ोगे कि सॉल्यूशन का मूवमेंट, पार्टिकल्स का मूवमेंट कहाँ से हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन या लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन किस कंडीशन में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी। कुछ इमेज दे रखी है आपको, इनको आइडेंटिफाई करना। देखिए ये ऑप्शन दे रखी है, ये आपके माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी के अंदर यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट है कुछ। माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी के अंदर जो भी आपके एवी फिस्टुला वगैरह या भी जो फ्लैप वगैरह वाली सर्जरी होती है जिसमें आपको आर्टरी या वेन को एनास्टोमोसिस करना, नर्व को एनास्टोमोसिस करना है, नर्व या आर्टरी या नर्व या ब्लड वेसल्स लिख दो आप। ब्लड वेसल्स को अगर एनास्टोमोसिस करना, क्या करना? एनास्टोमोसिस, यानी दो पार्ट को जोड़ना है, तो उस कंडीशन में आप कौन से माइक्रो सर्जरी बोलते हैं। और माइक्रो सर्जरी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होता है? ये आपका सबसे पहले दे रखा माइक्रो डायलेटर। क्या है ये माइक्रो डायलेटर? देखिए मैं एक एक आपको डिस्क्राइब करूंगा। ये आपका माइक्रो डायलेटर है, ये आपकी है माइक्रो फोर्सेप। ठीक है, माइक्रो फोर्सेप। फोर्सेप से तो आपको पता ही है कि अब आप माइक्रो सर्जरी की बात करें, ब्लड वेसल्स या नर्व वगैरह को होल्ड करने के लिए माइक्रो फोर्सेप का यूज करें। इसकी टिप देख रहे हो और इसकी टिप देख रहे हो, ये माइक्रो फोर्सेप डायलेटर में क्या डिफरेंट होगा? ये थोड़ा एंगुलर होगा, यानी इसकी जो टिप है ये एंगुलर होगी। ठीक है, ये देखिए ये स्प्रिंग टाइप एक्ट करती है, अगर आप पिंच करके रखोगे तो दोनों एंड मिल जाएंगे, ये दोनों एंड, ये दोनों एंड। फिर इसका काम क्या? डायलेशन, जैसे नाम से पता लग रहा है माइक्रो डायलेटर मींस ब्लड वेसल्स वगैरह के अंदर को डायलेट करने के लिए काम करते हैं, अंदर कोई क्लोट वगैरह उसको होल्ड करके निकाल सकते हैं। यानी इसका शेप इसलिए इजीली इधर उसके जो बीच का जो स्पेस है ब्लड वेसल्स के अंदर आराम से इस डायमीटर के अंदर ये आराम से जा सकता है। ये आपका माइक्रो नीडल होल्डर। ठीक है, सूचर वगैरह को होल्ड करने के लिए दो सीजर दे रहे कि आपको इमेज में सही से दिखेगा नहीं, एक होती है कर्व्ड सीजर और एक होती है स्ट्रेट सीजर। ठीक है, स्ट्रेट सीजर होगी वो तो सूचर कटिंग के लिए, यानी माइक्रो सूचर कटिंग, और जो कर्व्ड होती है थोड़ी सी इस टाइप से वो होगी माइक्रो डिसेक्टिंग सीजर या माइक्रो कटिंग डिसेक्टिंग सीजर। ठीक है, माइक्रो सीजर जिनका क्या काम है? ट्यूनिका एडवेंटिशिया वगैरह होता है उसको हटाने के लिए ताकि इजीली एनास्टोमोसिस हो। स्ट्रेट सीजर का क्या? जो अगर मान लो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, मान लीजिए कोई आर्टरी है, इंजरी हो गई, दोनों कट गए, तो जो भी है रफ रफ जो पार्ट है जो किसी के द्वारा कटा होगा तो इसका एंड सही नहीं रहेगा, तो इसको स्ट्रेट सीजर को सेपरेट करके फिर इसके जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया वगैरह है उसको हटा के फिर दोनों पार्ट को एनास्टोमोसिस करते हैं। ठीक है, ये आपके कुछ क्लेम दे रखे हैं। देखिए दो टाइप के क्लेम होते हैं, एक सिंगल एक डबल, और इसके ऊपर कुछ आप देख रहे हो तो एक के ऊपर लिखा 3V, एक के ऊपर 3 है, यानी ए से इंडिकेट किसका करता है? आर्टेरियल। जो भी आर्टेरियल अगर सर्जरी हो रही है, आर्टेरियल ब्लड वेसल्स को अगर एनास्टोमोसिस करे तो 3 एट्रियल क्लेम यूज करते हैं, और वेन का है तो ये 3V वाले क्लेम। ये भी दो टाइप के होते हैं, ये एक सिंगल क्लेम है ये दोनों, और ये आपका डबल। डबल क्लेम का क्या यूज है कि जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई भी आर्टरी और बीच में से कट गई, इसका एनास्टोमोसिस करना, तो इसका एक एंड इस क्लेम के अंदर फिक्स कर देंगे, एक एंड इस, और बीच में से फिर आराम से इजी रहता है एनास्टोमोसिस करने के लिए। ठीक है, मेन पर्पज यही है। और क्लेम का कहाँ यूज कर सकते हो आप? क्लेम का जैसे मान लो कोई इंजरी हो गई, कोई कार्डियक सर्जरी वगैरह चल रही है जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, छोटे छोटे वेसल्स को क्लेम करके उनके ब्लड को रोकने के लिए, फोर आर्म वगैरह सर्जरी है, किसी का हाथ वगैरह कट गया है तो ब्लीडिंग, एक्टिव ब्लीडिंग होती है, उसको आप रोकने के लिए क्या करोगे? इससे क्लेम से ब्लड वेसल्स के ऊपर लगा दोगे ताकि ब्लीडिंग बंद हो जाए, एक्टिव ब्लीडिंग है उसको बंद हो जाए। ठीक है,
ये इमेज दे रखी है आपको, इसको बोलते हैं क्लेम होल्डिंग फोर्सेप। इन क्लेम को होल्ड करने के लिए होती है। ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड है, देखो आप टूथ फोर्सेप में तो क्या होगा, एक तरफ ऐसा होगा और एक तरफ ऐसा होगा, ये आपकी टूथ फोर्सेप होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या, दोनों के अंदर स्पेस होगा, डिप्रेस्ड स्पेस होगा। ये क्या करेगा आपका, देखिए इसको कैसे होल्ड करेंगे, ये वाला एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पे आपका क्लेम होल्डिंग फोर्सेप से इनको होल्ड करते हैं और डायलेट करके फिक्स कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्लेम होल्डिंग, ये आपका बुलडॉग क्लेम क्या है, बुलडॉग क्लेम, ये पूछ चुका है दिल्ली एम्स। बुलडॉग क्लेम साइज से पता लग रहा होगा, बड़ा है काफी। तो जो भी अगर फिमोरल आर्टरी वगैरह, फिमोरल वेन की सर्जरी हो रही है, सिटीवेस के अंदर कोई सर्जरी हो रही है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी वगैरह, एंजियो सॉरी बाईपास सर्जरी वगैरह हो रही है, उस वाली कंडीशन में ये बड़े बड़े ब्लड वेसल्स को क्लेम करने के लिए बुलडॉग क्लेम का यूज किया जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में बाद में देख लूंगा। ठीक, क्वेश्चन के पेपर के डिस्कशन के साथ साथ बार बार कमेंट देकर टाइम वेस्टिंग लगता मुझे। ठीक है, सारे ऑलमोस्ट सारे जो भी मुझे मैक्सिमम जितना मैं देने की कोशिश की पढ़ा सकता था उतना आपको बताया गया, जो सारा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं एक और सेशन के साथ जल्दी।